एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से रिएक्टिंग सॉल्यूट्स में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अफेक्ट होते हैं। ठीक है, आज उसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं which is generally asked, the type of question which is generally asked in the advanced examination। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम लोग जब रिएक्टिंग सॉल्यूट्स को लेकर आते हैं तो हम लोग क्या क्या कंपेयर करते हैं। दिस इज अ सोल्यूशन वन, ये किसी चीज का सोल्यूशन है, ठीक है, और इसके कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसमें अगर हमने कुछ डाला, एड समथिंग, जिसकी वजह से ये जो समथिंग डाला इसके सल्यूट और इसमें प्रेजेंट सल्यूट क्या होने लगे, रिएक्ट होने लगे, और हमको क्या मिला, हमको फाइनल सोल्यूशन मिला। समझे क्या? हमको मिला फाइनल सोल्यूशन। तो हम करते क्या है, वी कंपेयर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन विथ द फाइनल सोल्यूशन। और उसके लिए हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर द आई इंटू मोलैलिटी वैल्यूज। ठीक है, अब देखो जरा, इमेजिन द फॉलोइंग। पहला वाला क्या है, 10 ml of 0.1 molar NaOH solution is added to 10 ml of 0.1 molar HCl aqueous solution। मतलब हमारे पास यहां पे क्या है, ये हमारे पास HCl का सोल्यूशन है। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ HCl, है कि नहीं? और इस HCl के सोल्यूशन में क्या किया गया है, NaOH डाला गया है। तो जो फाइनल सोल्यूशन आएगा, ये हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आया है, फाइनल सोल्यूशन जो आया है, हम क्या करेंगे, विल कंपेयर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनल सोल्यूशन टू बी कंपेयर्ड विद व्हाट, HCl सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग HCl सोल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज साथ कंपेयर करेंगे, NaOH के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन नहीं करेंगे। हमारे पास सोल्यूशन ये था, इस सोल्यूशन में हमने NaOH डाला, जिसकी वजह से फाइनल सोल्यूशन ये आया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनल विल बी कंपेयर्ड विद HCl। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 10 ml of 0.1 molar NaOH is added to 10 ml of 0.1 molar HCl। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे क्या है, हमारे पास यहां पे है HCl। तो HCl सोल्यूशन अपने में किस तरह से रहेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। HCl का जो एक्वस सोल्यूशन है, HCl का जो एक्वस सोल्यूशन है, दिस विल रिमेन एज H3O प्लस प्लस Cl माइनस। यहां पे n का वैल्यू कितना है, 1 है। अल्फा कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, बिकॉज HCl अल्फा 1 क्यों लिया, बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl is a strong acid and this HCl is what, completely dissociated, right? तो this is कितना, 10 ml of 0.1 molar। ठीक है, तो molality of HCl is equal to molarity of HCl assume कर ले, which is equal to 0.1, right? I is equal to कितना, कितना मान लेंगे, 1 plus n minus 1 alpha which is equal to 2, right? तो I into molality of HCl कितना हो गया, 2 into कितना, 0.1 which is equal to कितना, 0.2। तो इनिशियल I into मोलालिटी हमने निकाल लिया। अब देखो हो क्या रहा है, HCl प्लस NaOH एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्या देगा, NaCl एक्वस प्लस वाटर। ठीक है, यहां पे कितना है, दिस इज कितना, 10 ml 0.1 molar, this is also 10 ml and 0.1 molar। ठीक है, राइट। तो यहां पे इसके हम लोग मिलीमोल्स लिख सकते हैं, मिलीमोल्स विच इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। कितने मिलीमोल्स हो गए HCl के, 1 मिलीमोल, इसके कितने मिलीमोल, 1 मिलीमोल। मैंने एसिड बेस रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, दोनों में से LR कोई भी नहीं है, दोनों बराबर है, गेटिंग। तो क्या होगा, दोनों पूरे पूरे खत्म होंगे, -1 और ये भी कितना, -1, ये 0, ये 0। NaCl कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
1 मिलीमोल। ठीक है, राइट। तो फाइनल सोल्यूशन में क्या है, फाइनल सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, फाइनल सोल्यूशन हैज NaCl aqueous which is कितना 1 मिलीमोल, yes, एंड वॉल्यूम कितना है 10 + 10 दैट मीन्स 20 ml। ठीक है, तो व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ NaCl सोल्यूशन, कितना हो गया 1 मिलीमोल अपॉन कितना 20 ml, कितना हो गया 0.05 मोलर। समझे क्या? सो मोलारिटी ऑफ NaCl रफली इक्वल टू मोलारिटी ऑफ NaCl कितना, बिकॉज डेंसिटी नहीं दिया गया, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम 0.05, राइट। NaCl जो है विल गिव व्हाट Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब इतनी सारी चीजें देख चुके हो, n का वैल्यू 2 आ गया, अल्फा कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे, तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा, I ऑफ NaCl कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो I इंटू मोलालिटी ऑफ NaCl कितना हो गया, I हो गया 2, मोलालिटी कितना 0.05 विच इज कितना 0.1। तो वी हैव इनिशियल सोल्यूशन ऑफ HCl and we have final solution of what NaCl। ठीक है, यहां पे इसका HCl का I इंटू मोलालिटी कितना हो गया 0.2 और यहां पे इसका I इंटू मोलालिटी कितना हो गया 0.1। तो हमें क्या दिख रहा है, HCl से NaCl जा रहे तो I इंटू मोलालिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गेटिंग ना, राइट। सो HCl से NaCl गए तो I इंटू मोलालिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो I इंटू मोलालिटी डिक्रीज होगा, देयरफॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl आर लेस देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। समझे क्या, राइट। तो अगर हम लोग इसको इलैबोरेट करें तो RLVP of NaCl is less than RLVP of HCl। तो अगर NaCl का RLVP कम है, इसका मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ NaCl is more than वेपर प्रेशर ऑफ HCl। आई होप सो भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, राइट। सेकेंडली डेल्टा TB of NaCl is less than delta TB of HCl। So boiling temperature of NaCl is less than boiling temperature of HCl। आई होप सो ये भी क्लियर हुआ होगा, मैंने सब पढ़ा के रखा हुआ है, डिटेल में नहीं जा रहा हूं ज्यादा। डेल्टा TF of NaCl is less than डेल्टा TF of HCl। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ NaCl is more than freezing temperature of HCl। करेक्ट ना, राइट। एंड पाई ऑफ NaCl is less than pi of HCl, राइट। तो क्या क्या है, वेपर प्रेशर बढ़ गया है, बॉइलिंग टेम्परेचर घट गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया है। मतलब जब हम लोग HCl से NaCl जा रहे हैं, HCl से NaCl जा रहे हैं, तो जब HCl से NaCl गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज घटे, वेपर प्रेशर बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट घटा, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा और ऑस्मोटिक प्रेशर घटा। ठीक है, तो ऑप्शंस कौन कौन से मैच करेंगे, लेट अस लुक फॉर द ऑप्शंस, मैच द फॉलोइंग में। लेट मी जस्ट लुक फॉर द ऑप्शंस। तो ए में, ए पार्ट का क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस नहीं, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, यस। क्यू हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस, यस। ए का होगा क्यू एंड एस। ठीक है, राइट। नाउ अगला देखते हैं फटाफट, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए वजह से मैं इसको ले रहा हूं। बाकी आज मुझे तुम्हें बबल पॉइंट है, ड्यू पॉइंट पढ़ाना है, इसको फटाफट से देखते हैं। ड्यू पॉइंट बबल पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अगला वाला क्या है, वी हैव 10 ml of 0.1 molar aqueous Na which is added to 10 ml of 0.1 molar CH3COH solution। तो हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन क्या है, ओरिजिनल सोल्यूशन जो है हमारे पास दैट इज
CH3COOH का एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू कि जो अभी नेक्स्ट टॉपिक आने की इक्विलिब्रियम में हम लोग उसमें पढ़ेंगे ये सारी चीजें। CH3COH जो होता है, दिस इज एक्चुअली अ वीक एसिड, दिस इज अ वीक एसिड। ठीक है, तो इफ दिस इज अ वीक एसिड तो CH3COH जो है यहां पे CH3COOH एक्वस सोल्यूशन में इट अंडरगोज रिवर्सिबल डिसोसिएशन, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, एंड इट विल गिव CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। इसको देख लो पहले, बात समझे क्या? राइट, तो एक तरह से हमें यहां से दिख तो रहा है कि वी कैन सी इट क्लियरली दैट इसके लिए n का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 2, बिकॉज इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि NaOH इज एडेड टू एसिटिक एसिड सोल्यूशन, यस नॉट? सो यहां पे वी कैन सी इट क्लियरली दैट n का वैल्यू जो है वो 2 दिख रहा है, बट अल्फा जो है दैट इज लेस देन 1। ठीक है, एंड अगर अल्फा लेस देन 1 है तो इसमें हम थोड़ा काम करना पड़ेगा। इसमें C का वैल्यू कितना दिया गया है? C का वैल्यू जो हमें दिया गया है इसमें दैट इज कितना? 0.1, 0.1। ठीक है, और ये भी कुछ भी नहीं। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? माइनस C अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट, एंड ये हो गया C अल्फा, एंड ये भी क्या हो गया? C अल्फा। ठीक है, अच्छा, अभी अगर हम लोग यहां पे इसका डिसोसिएशन हुआ है ना, इसका अगर हम यहां पे लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दैट इज गिवन बाय Ka, विच इज इक्वल टू कितना? CH3COO माइनस इंटू कितना? H3O प्लस अपॉन कितना? CH3COOH। समझे क्या? ये Ka होता है। तो बेसिकली हम लोग यहां से एक बार अगर मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर दूं, ये मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, Ka ऑफ एसिटिक एसिड, Ka ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। एसिटिक एसिड का जो Ka होता है दैट इज 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5। ठीक है, तो 1.8 दिस Ka इज इक्वल टू कितना? C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहां से हमें दिख रहा है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है सी दिस, अभी इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, ये बहुत लेस है ना, दिस इज वेरी लेस, बिकॉज इट इज वेरी लेस। तो फॉर टाइम बिंग हम ऐसा मान सकते हैं कि अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, मतलब Ka का वैल्यू 10 पावर माइनस 3 से कम होना मतलब क्या? इक्विलिब्रियम लाइज ऑन द साइड ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब डिसोसिएशन जो है बहुत कम हुआ है। तो फॉर टाइम बिंग 1 माइनस अल्फा को रफली इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना, 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया और ये C और C कैंसिल कर दिया, तो Ka C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। तो एक तरह से यहां से हमारे पास अल्फा कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ Ka बाय C। तो अगर अल्फा आ गया अंडर रूट ऑफ Ka बाय C, तो Ka कितना हो गया हमारा? यहां से ये Ka कितना है? 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अपॉन दिस थिंग, C कितना है? 0.1 है, राइट। सो दिस इज कितना? 10 की पावर माइनस 1। तो 10 की पावर माइनस 1 ऊपर चला गया, कितना आ गया हमारे पास? अल्फा कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, तो यहां से अगर हम फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, दिस we'll obtain it as how much? From here, under root of 1.8, this comes out to be 1.34। अल्फा जो है 1.34 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अभी दिख रहा है ये बहुत कम अल्फा है। ठीक है, तो बेसिकली अल्फा का वैल्यू हमने निकाल लिया, और जो आंसर आया है अल्फा, दिस इज वेरी मच लेस देन 1 ना, तो अच्छा हुआ हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया।
ठीक है, तो एक तरह से I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। सो कितना हो गया 1 प्लस n का वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू दिस अल्फा। सो कितना हो गया 1 प्लस अल्फा, मतलब 1 प्लस ये कितना है 1.34 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो कितना 0.0134। समझे क्या? तो कितना हो गया ये I का वैल्यू आ गया 1.0134 I ऑफ एसिटिक एसिड। दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का ये I आ गया, ठीक है। तो फॉर एसिटिक एसिड हम लोग I इंटू मोलालिटी निकाल सकते हैं। I का वैल्यू हमने निकाल लिया। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। एनीवेज ये चीज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम उसमें पढ़ने वाले हैं। सो I इंटू मोलालिटी ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो गया? I के वैल्यू 1.0134 इंटू मोलालिटी कितना 0.1। मोलालिटी ऑफ एसिटिक एसिड रफली इक्वल टू मोलारिटी विच इज कितना हो गया? ये आ गया 0.10134। दिस गेटिंग ना? राइट, तो ये चीज हमको आ गई। नाउ अब जो है, अब यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एसिड बेस रिएक्शन जो क्या हो रहा है, CH3COOH प्लस क्या NaOH, राइट। तो एसिड बेस रिएक्शन में चाहे हमारे पास वीक एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करा देगा। बात समझे क्या? तो CH3COO माइनस Na प्लस कितना क्या आएगा? वाटर आएगा हमारे पास। तो ये जो एसिटिक एसिड है इसका हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया गया है? 10 ml दिया गया है, 0.1 मोलर। ये भी कितना 10 ml 0.1 मोलर, ठीक है। तो इसके मिलीमोल्स कितने हो गए? मिलीमोल्स लिख रहा हूं यहां पे सीधे सीधे। 1 मिलीमोल, ये कितना हो गया 1 मिलीमोल। दोनों बराबर है, दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 मिलीमोल, राइट। और वॉल्यूम कितना हो गया 20 ml हो गया, ठीक है। तो एक तरह से मोलारिटी ऑफ CH3COONA 1/20 मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। समझे क्या? कितना हो गया ये 0.05, राइट। तो एक तरह से मोलालिटी ऑफ CH3COONA कितना हो गया 0.05 हो गया ना, रफली इक्वल टू मोलारिटी। समझे क्या? दिस इज रफली इक्वल टू कितना मोलारिटी, राइट। उसके बाद CH3COONA सॉल्ट है, पूरा पूरा डिसोसिएट होगा। दिस विल गिव व्हाट? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। ये कितना आ गया? N का वैल्यू आ गया इसमें 2, ठीक है। अल्फा कितना लेंगे 1 लेंगे, बिकॉज इट इज अ सॉल्ट, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली। गेटिंग? तो I का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो I इंटू मोलालिटी फॉर CH3COONA कितना आ गया 2 इंटू 0.05 विच इज इक्वल टू 0.1। तो बेसिकली हमें यहां से क्या दिख रहा है? हमको यहां से दिख रहा है कि CH3COOH से अगर कहां पे जा रहे हैं CH3COONA पे जा रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? I इंटू मोलालिटी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, बिकॉज यहां पे I इंटू मोलालिटी कितना था 0.10134 और यहां पे I इंटू मोलालिटी कितना मिला 0.1 मिला। तो ये पिछला वाला केस है। तो क्या होगा? RLVP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाएंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाएंगे बिकॉज I इंटू मोलालिटी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? बी का क्या होगा? बी पार्ट में, फॉर बी पार्ट वी हैव Q एंड S, ठीक है। अभी फटाफट से नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले केस में what is being said, 10 ml of 0.1 molar HCl solution is added to
10 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनिया सोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही एकदम सेम टू सेम ऐसा ही है। तो 10 ml of 0.1 molar HCl solution is added to 10 ml of 0.1 molar ammonia solution, and then D वाला जो है 10 ml of 0.1 molar HCl solution is added to 10 ml of 0.1 molar KOH solution। ठीक है, तो आप आई होप सो ये, चलो अमोनिया वाला मैं बता देता हूं कि अमोनिया में क्या होगा। अमोनिया भी कैसा है, वीक बेस है। अमोनिया जो है सी पार्ट किसमें ऐड किया जा रहा है, 10 ml of 0.1 molar HCl aqueous solution is added to 10 ml of 0.1 molar अमोनिया का aqueous solution, समझे क्या, उसमें ऐड किया जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो मतलब हमें क्या करना है, हमारे पास इनिशियल सोल्यूशन क्या है, इनिशियल सोल्यूशन जो है हमारे पास वी हैव अमोनिया का aqueous solution इनिशियल सोल्यूशन है। उसमें क्या किया, उसमें ऐड HCl और फाइनली हमारे पास क्या आएगा, फाइनल सोल्यूशन आएगा। वील गेट द फाइनल सोल्यूशन, एंड जब फाइनल सोल्यूशन आएगा तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया सोल्यूशन विद द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, तो अमोनिया भी कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अमोनिया का aqueous solution जो है दिस अंडरगोज इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, इनकम्प्लीट और रिवर्सिबल डिसोसिएशन, रिवर्सिबल डिसोसिएशन, समझे क्या, अमोनिया का aqueous solution। तो अमोनिया का जो aqueous solution है, अमोनिया का aqueous solution इज एक्चुअली व्हाट, NH4OH, समझे क्या। तो यहां पे अगर डिसोसिएशन होगा तो NH4OH का जो aqueous solution है this undergoes reversible dissociation to give NH4 plus aqueous plus क्या चीज, OH minus aqueous। ठीक है, स्टार्टिंग में C कितना है, 0.1 मोलर है, राइट। ये क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस C अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कितना आ गया, C अल्फा, एंड ये भी कितना आ गया, C अल्फा। ये डिसोसिएशन हुआ है, गेटिंग। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, अमोनिया बेस है ना, जिस तरह से वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने क्या लिया था, Ka लिया था, उसी तरह से वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट हम क्या ले लेंगे, Kb ले लेंगे, विच इज एज व्हाट, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन क्या, NH4OH, ऐसा। एंड दिस Kb ऑफ अमोनिया इज अगेन सेम वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम है तो इसका मतलब यहां पे अगर हमने जो लिखा है कितना, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन कितना, C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो विच इज इक्वल टू कितना, 1.8 इंटू 10 की पावर -5। तो बेसिकली हम लोग, क्योंकि ये बहुत कम है, इसका मतलब हम लोग यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा इज रफली इक्वल टू 1। तो फिर से हमारे पास सेम आ जाएगा जैसा पिछला कैलकुलेशन बना था, बिकॉज सब कुछ सेम है, सी भी सेम है। तो अल्फा निकल के आएगा कितना, 1.34 इंटू 10 की पावर -2, सेम आएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, n का वैल्यू कितना आया, 2 आया, तो I कितना आ गया, 1.0134। ठीक है, मोलारिटी कितना ले लेंगे हम लोग, मोलारिटी के बराबर कितना, 0.1। तो एक तरह से यहां से I इंटू मोलारिटी, यहां से I इंटू मोलारिटी ऑफ अमोनिया कितना रहेगा, 1.0134 इंटू 0.1 विच बिकम्स कितना, 0.10134। ठीक है, अमोनिया का हो गया। अभी रिएक्शन क्या हो रहा है, अमोनिया के सोल्यूशन में, मतलब NH4OH में क्या ऐड किया गया, HCl ऐड किया गया। तो एसिड बेस रिएक्शन है, डेफिनेटली क्या बनेगा, NH4Cl प्लस क्या, वाटर। ठीक है, तो ये NH4OH है ना, तो अगर NH4OH है तो कितना आएंगे, 0.1 मोलर
10 ml, और ये भी कितना लिया गया है 0.1 मोलर एंड 10 ml। कितने मिलीमोल्स हो गए 1 मिलीमोल, और ये भी कितना 1 मिलीमोल। दे ऑल विल बी कंज्यूम्ड अप कंप्लीटली, राइट। एंड NH4Cl कितना आ जाएगा 1 मिलीमोल आ जाएगा, एंड वॉल्यूम कितना हो गया 20 ml हो गया, ठीक है। तो एक तरह से मोलारिटी ऑफ NH4Cl कितना हो गया 1 मिलीमोल अपॉन 20 ml विच इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। तो फ्रॉम हियर क्या पता चल रहा है, मोलारिटी ऑफ NH4Cl रफली इक्वल टू इट्स मोलारिटी विच इज इक्वल टू 0.05। NH4Cl क्या है, सॉल्ट है, पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, राइट। N का वैल्यू कितना 2, अल्फा कितना 1, I का वैल्यू कितना 2, ठीक है। तो I इंटू मोलालिटी ऑफ NH4Cl कितना हो गया 2 इंटू 0.05 विच इज इक्वल टू 0.1। तो फिर से हमें क्या दिख रहा है, अमोनिया के सोल्यूशन से कहां पे गए NH4Cl तक गए, तो I इंटू मोलालिटी विच इज इक्वल टू 0.10134, यहां पे I इंटू मोलालिटी इज इक्वल टू कितना 0.1। तो I इंटू मोलालिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो I इंटू मोलालिटी डिक्रीज हो गया, जिस वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाएंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट वेपर एक साथ लिख देता हूं, वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा Q एंड S आएगा। C का आंसर भी क्या आएगा Q, S। समझे क्या। अब रही बात इसकी डी वाले पार्ट की, डी वाला पार्ट तुम अपने आप से कर सकते हो, डी पार्ट इज सेम एज ए पार्ट, ठीक है, राइट। तो ये हुआ। नाउ wait a minute. Now let us move on to हाँ, सबका आंसर जो है QS आ रहा है। 3 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए। ए पार्ट जो है इट इज सेम एज डी पार्ट, तो डी पार्ट अपने आप सॉल्व कर लेना, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सबका आंसर QS है, ठीक है। तो ये हुआ। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज एक्चुअली ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट। वो वेपर प्रेशर का पार्ट है, वेपर प्रेशर का टाइम मैंने नहीं बताया था, थोड़ा स्किप किया था, तो उस पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा फटाफट। नाउ हाँ, आप सुनना बात को पहले ध्यान से। बात को पहले ध्यान से सुन लो, ठीक है। थ्योरी ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन से ही इसको सीख सकते हैं हम लोग। बबल पॉइंट एडवांस का कंसेप्ट है ये। एंड ड्यू पॉइंट, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज है वो क्या है, बबल पॉइंट। बबल पॉइंट क्या होता है, बबल पॉइंट इज एक्चुअली द एक्सटर्नल प्रेशर at which
the first vapor, first drop of liquid vaporizes, at which the first drop of liquid vaporizes, or it is the pressure at which first vapor gets formed. राइट दूसरा, अच्छा उसके बाद बबल पॉइंट कर्व, बबल पॉइंट कर्व, this is vapor pressure versus liquid composition graph of Raoult's law. ठीक है, नाउ अगला जो है वी हैव ड्यू पॉइंट. अभी एक्सप्लेन करता हूं. ड्यू पॉइंट, अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूं ड्यू पॉइंट में जाने से पहले. व्हेन pressure external is more than pressure corresponding to bubble point, pressure external is more than pressure corresponding to bubble point, then all liquid, no vapor exists. राइट उसके बाद वी हैव ड्यू पॉइंट. ड्यू पॉइंट, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर at which the last drop of liquid evaporates. Right? पहली चीज. दूसरी चीज, when pressure external is less than pressure of dew point, pressure external is less than dew point pressure, then only vapor exists. Only vapor phase exists. ठीक है, and the dew point curve is vapor pressure versus gas phase composition graph for Raoult's law. समझे क्या? Right? Now, when external pressure P external is more than dew point and less than bubble point, then there exists equilibrium between the liquid phase and the vapor phase. Right? Now, अब देखो जरा यहां पे
हमें पता है कि सपोज करो कि हमारे पास वी हैव दिस सॉल्यूशन। पहले समझ लो इस चीज को, पहले समझ लो। ये हमारे पास क्या है, थोड़ा नीचे से बनाता हूं इसको। ये सपोज करो दिस इज द सॉल्यूशन दैट वी हैव, ठीक है, राइट। और जैसा मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि इस सॉल्यूशन से अगर वेपर्स को निकलना है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन के ऊपर जो है बाहर से क्या लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या लग रहा है, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से, इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग में मान लो इसका कॉम्पोजिशन इन द लिक्विड फेज, काई ए इन द लिक्विड फेज सपोज करो कितना है, काई 1 है, एंड मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज फॉर बी कितना है, काई 2 है, ठीक है। तो डेफिनेटली इससे जो बबल जो निकलेगा, इससे बबल जो निकलेगा स्टार्टिंग में एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 बबल जो निकलेगा उसका वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, उसका वेपर प्रेशर होना चाहिए पी नॉट ए काई 1 प्लस पी नॉट बी काई 2, है कि नहीं। स्टार्टिंग में टी इज इक्वल टू 0 पे जो पहला बबल निकलेगा, फिर एक बार एक बबल निकल जाएगा, फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये वाला पूरा कॉम्पोजिशन बदल जाएगा, फिर वो कॉम्पोजिशन काई 1 काई 2 नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो हमने राउल्स लॉ में जो पढ़ा था कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, काई ए काई बी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए भी क्या टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, तुम्हें पता है, जैसे जैसे लिक्विड निकलता जाएगा वैसे वैसे काई ए काई बी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। और इसीलिए मैंने जो बताया था कॉम्पोजिशन जो निकाला था, वेपर प्रेशर जो निकाल रहे थे हम लोग एट इक्विलिब्रियम निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अभी बात करते हैं स्टार्टिंग में टी इज इक्वल टू 0 पे, स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर जो भी बबल निकलना है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो वैल्यू है, ये इतने वैल्यू का बबल निकलेगा जो इतना वेपर प्रेशर क्या एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अब ये बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर ये जो पी एक्सटर्नल है इस वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर नहीं निकल सकता, बबल नहीं निकल सकता, गेटिंग ना, क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर रहा है, उसको निकलने में हेल्प नहीं कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या करो, अभी सपोज करो धीरे धीरे ऊपर से लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर हम क्या करते जाएं, पी एक्सटर्नल जो ऊपर से लग रहा है, मान लो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि वो पी एक्सटर्नल को हम धीमे धीमे क्या करते जाए, घटाते चले जाए। तो जैसे जैसे पी एक्सटर्नल की वैल्यू घटता चला जाएगा, फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन पी एक्सटर्नल विल बिकम इक्वल टू व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट टी इज इक्वल टू 0, यस, राइट। तो जैसे ही ऐसा स्टेज आएगा वैसे ही क्या होगा, इस सॉल्यूशन में से पहला बबल जो है वो राइज हो जाएगा, समझेगा, इस सॉल्यूशन में से पहला बबल जो है वो राइज हो जाएगा, ठीक है। तो बबल पॉइंट प्रेशर, तो अगर हमको बबल पॉइंट प्रेशर निकालना है, देयरफॉर वेपर प्रेशर, अब यहां से सुनना ध्यान से, अगर हमको बबल पॉइंट प्रेशर निकालना है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा, वेपर प्रेशर एट बबल पॉइंट, ठीक है। तो अगर हमको वेपर प्रेशर एट बबल पॉइंट निकालना है, मतलब T इज इक्वल टू 0 की हम बात कर रहे हैं, T इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, हम सोल्यूशन को स्टार्टिंग में जो लेकर आए, ठीक है। सो दिस वेपर प्रेशर एट T इज इक्वल टू 0 एट बबल पॉइंट मतलब क्या, P नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेज प्लस P नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज। बात को ध्यान से सुनना, आज मैं एक पार्ट बता रहा हूं इसका, ठीक है, राइट। तो दिस वेपर प्रेशर इज द बबल पॉइंट प्रेशर एट T इज इक्वल टू 0 पे जो वेपर प्रेशर है, दिस इज द बबल पॉइंट pressure, right, this is the
बबल पॉइंट प्रेशर मतलब क्या, एक्सटर्नल प्रेशर को हम कम करते गए, कम होते होते एक्सटर्नल प्रेशर जैसे ही इसके बराबर हुआ वैसे ही क्या होगा, पहला बबल राइज कर जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द बबल पॉइंट प्रेशर, ठीक है। तो अब इसके बाद काउंटर क्वेश्चन क्या निकलता है, काउंटर क्वेश्चन ये निकलता है कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल, जो फर्स्ट बबल निकला उसका कॉम्पोजिशन बताओ, मतलब वेपर फेस कॉम्पोजिशन बताना है किसका, फर्स्ट बबल का, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट बबल तो निकला, बात समझे क्या, यहां से फर्स्ट बबल निकल गया, तो ये आ गया क्या, फर्स्ट बबल, ये पहला बबल है, ठीक है। तो अगर ये पहला बबल है तो इस पहले बबल में क्या है, काई ए इन द वेपर फेस, सपोज करो कितना ले लिया, वाई ए ले लिया, और इसमें क्या है, काई बी इन द वेपर फेस क्या ले लिया, वाई बी ले लिया। अब ये तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, विल रिलेट व्हाट, डाल्टन्स लॉ एंड राउल्स लॉ। So, partial pressure of A vapors, राउल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, राउल्स लॉ के हिसाब से होगा P नॉट A काई A इन द लिक्विड फेस, एंड डाल्टन्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, डाल्टन्स लॉ के हिसाब से होगा टोटल प्रेशर इनटू काई A इन द वेपर फेस, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ द फर्स्ट बबल अगर निकालना है तो काई A इन द वेपर फेस, सारी चीजें वही है यार, कितना हो गया, P नॉट A काई A इन द लिक्विड फेस अपॉन कितना, टोटल प्रेशर, ठीक है। कितना हो गया, टोटल प्रेशर, मतलब हमें पता है कितना हो गया ये, P नॉट A काई A इन द लिक्विड फेस और अपॉन टोटल प्रेशर कितना, स्टार्टिंग वाला P नॉट A एट T इज इक्वल टू 0, मतलब बबल पॉइंट प्रेशर, P नॉट A काई A इन द लिक्विड फेस प्लस P नॉट B काई B इन द लिक्विड फेस, गेटिंग ना। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ A इन द बबल, फर्स्ट बबल जो निकला, ठीक है। एंड उसके बाद काई B इन द वेपर फेस, सीधे सीधे निकाल लो, 1 माइनस काई A इन द वेपर फेस, ये क्या आ गया, ये आ गया कॉम्पोजिशन ऑफ द फर्स्ट बबल आ गया, ठीक है, राइट। अब देखो जरा, अब हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते करते वेपर प्रेशर T इज इक्वल टू 0 पे ले आए थे, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्स्ट बबल निकला। अब हमने क्या किया, अब मैंने क्या किया, अभी एक्सटर्नल प्रेशर को मैं और कम करता जा रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर और कम होता जाएगा, तो यहां से इससे बबल्स और निकलते जाएंगे, और बबल्स निकलते जाएंगे, और बबल्स निकलते जाएंगे, और बबल्स निकलते जाएंगे, और बबल्स निकलते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं वेपर प्रेशर को कम, एक्सटर्नल प्रेशर को मैं कम करता जा रहा हूं, तो यहां से बबल्स जो है, मतलब लिक्विड जो है वेपराइज होता जा रहा है, तो लिक्विड वेपराइज होते एक फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा when what will happen, the entire liquid, फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा जब entire liquid has been vaporized and यहां पे क्या लिखेंगे, if external pressure is reduced, then liquid solution will continue vaporizing, finally at a pressure called dew point pressure, finally at a pressure called dew point pressure, entire liquid is vaporized
and only a last drop of liquid is on the verge of vaporization. मतलब क्या, शुरुआत कहां से किए, अभी पूरा डायग्राम बना के दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। मतलब शुरुआत किए कहां से, थोड़ा और नीचे लेता हूं इसको। स्टार्ट जो हुआ वो स्टार्ट यहां से हुआ था, स्टार्ट यहां से हुआ था। यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेस कितना, chi1 था। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेस कितना था, chi2 था। ठीक है, और यहां पे क्या किया था, एक्सटर्नल प्रेशर वॉज इक्वल टू कितना, बबल पॉइंट प्रेशर। पी एक्सटर्नल वॉज इक्वल टू कितना, बबल पॉइंट प्रेशर। दिस वॉज इक्वल टू बबल पॉइंट प्रेशर। और इस स्टेज में क्या हुआ था, इस स्टेज में द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वॉज वेपराइज्ड, इस तरह से, राइट। तो अभी उसके बाद क्या किया जा रहा है, पी एक्सटर्नल इज reduced, P external is reduced to dew point। तो अब P external को हम लोग क्या करते गए, रिड्यूस करते गए। ठीक है, ये जो कॉम्पोजिशन लिखा है, दिस इज द कॉम्पोजिशन एट T इज इक्वल टू 0। बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अगर ये कॉम्पोजिशन एट T इज इक्वल टू 0 है, तो इस वाले केस में जब हम इसको रिड्यूस करते गए तो क्या होगा, यहां पे फाइनली जो है बस एक लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बचा है, और पूरा का पूरा लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो एट ड्यू पॉइंट प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज इज इक्वल टू कितना, chi1 इज इक्वल टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज एट T इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू कितना, chi1। एंड सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B in the vapor phase is equal to mole fraction of B in the liquid phase at T is equal to 0 which is equal to chi2। I hope so समझ में आया होगा, getting ना, क्योंकि T is equal to 0 पे ये लिक्विड था, there was no bubble, there was no vapor pressure, तो यहां से बबल निकलना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रेशर को रिड्यूस करते गए, हम लोग कहां पे आए, हम लोग आए when यहां पे क्या, P external is equal to dew point। At this dew point pressure जितना लिक्विड था पूरा लिक्विड वेपराइज हो गया, getting ना। तो at this dew point pressure what is the composition in the vapor phase composition of A is equal to liquid phase composition of A at T is equal to 0, मतलब कितना, chi1। vapor phase composition of B is equal to liquid phase composition of B at T is equal to 0, मतलब क्या, chi2। ठीक है ना। और अब जो है, दिस इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ vaporization, this is what, this is the last drop of liquid left at dew point। ठीक है, तो क्योंकि ड्यू पॉइंट में हमारे पास, सिंस, आप सुनना बात को ध्यान से, सिंस एट ड्यू पॉइंट, सिंस मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, सिंस एट ड्यू पॉइंट only vapor phase, since at dew point only vapor phase is there,
ओनली वेपर्स आर देयर, ठीक है। सो देयरफॉर द प्रेशर ऑफ दोज वेपर्स, मैंने ऑलरेडी बताया था प्रेशर ऑफ दोज वेपर्स दैट इज व्हाट, वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट। तो देखो एक बात तो क्लियर है, मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ वेपर प्रेशर किसी भी समय पे हम लोग राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं, हम लोग राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। मगर इस स्टेज पे ड्यू पॉइंट पे जो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बचा है, उस लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड में व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज, कोई नहीं जानता। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज, ये भी कोई नहीं जानता। इंस्टेड ड्यू पॉइंट में हम लोग वेपर फेज कॉम्पोजिशन जो है अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ दोज वेपर्स एट ड्यू पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट, मतलब ड्यू पॉइंट प्रेशर कितना होगा, पी एक्सटर्नल, P external is equal to dew point vapor pressure is given by, सपोज करो कितना, क्या कर दिया, P dew कर दिया, ठीक है। दिस विल बी गिवन बाय 1 अपॉन P dew which is equal to mole fraction of A in the vapor phase upon P naught A plus mole fraction of B in the vapor phase upon P naught B. This is at dew point. This is at dew point. And similarly, this is also at dew point. समझे क्या? Right. तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा कि what is the value of solve to find ड्यू पॉइंट वेपर प्रेशर। इसको सॉल्व करेंगे, विल फाइंड व्हाट, ड्यू पॉइंट वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू पी ड्यू, ठीक है। राइट, तो अभी सवाल निकलता है, सवाल ये निकलता है, क्वेश्चन ये निकलता है, फाइंड कॉम्पोजिशन ऑफ लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड है, उसका कॉम्पोजिशन जो है वो बताओ, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये सिचुएशन है भाई, ये सिचुएशन है। तो लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड को कॉम्पोजिशन चाहिए, वेपर प्रेशर हमने निकाल लिया, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कितना, प्रेशर एट ड्यू पॉइंट, ठीक है। तो हमें लिक्विड को कॉम्पोजिशन चाहिए ना, तो अगर हमें लिक्विड को कॉम्पोजिशन चाहिए, देयरफॉर यूज व्हाट, Raoult's law for liquid composition. We'll use what? We'll use Raoult's law for liquid composition. तो अगर हमने Raoult's law for liquid composition यूज किया, तो इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट इज इक्वल टू कितना, P नॉट A काई A इन द लिक्विड फेज एट ड्यू पॉइंट प्लस कितना, P naught B into chi B in the liquid phase at what, at dew point। समझे क्या? राइट, तो ये तो हमने निकाल लिया ना, ये तो हमने निकाला, कहां से निकाला हमने, ये हमने निकाला, ये जो है ये हमने निकाला यहां से, ये जो है यहां से आएगा, ये समझे क्या? राइट, इसको यहां पे रखेंगे and then we'll find out the mole fraction of A in the liquid phase at dew point, ये आ जाएगा, and accordingly mole fraction of B in the liquid phase at dew point कितना हो जाएगा, 1 minus mole fraction of A in the liquid phase at dew point। समझे क्या? राइट, तो इस तरह से हमें जो है क्या मिल गया, इस तरह से हमें कॉम्पोजिशन ऑफ द लास्ट ट्रेस ऑफ द लिक्विड मिल गया यहां के कैलकुलेशन से। और यहां के कैलकुलेशन से हमें क्या मिल गया, यहां के कैलकुलेशन से हमको मिल गया कॉम्पोजिशन ऑफ द फर्स्ट बबल, ठीक है। और ये वाला कैलकुलेशन जो हमने किया, यहां से मिल गया हमको कॉम्पोजिशन ऑफ द लास्ट ट्रेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। नाउ अब देखो जरा,
वी ऑल नो दैट, चलो यहां का डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, हम जानते हैं कि अगर हम लोग दोनों कर्व्स को एक साथ बनाएं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था वेपर प्रेशर पढ़ाते टाइम, यहां पे बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी। सपोज करो this is vapor pressure, this is vapor pressure, right? Let us suppose जो हमने solution लिया है उसमें liquid phase composition graph जो है, ये सब मैं बता चुका हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ। liquid phase composition graph ऐसा आता है, Raoult's law in terms of liquid phase composition and Raoult's law in terms of vapor phase composition वाला ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है ना, राइट? तो दिस इज सपोज करो काई ए लिक्विड, दिस इज 1 एंड दिस इज सपोज करो काई बी लिक्विड, दिस इज 0, राइट? दिस इज काई ए लिक्विड 0 एंड काई बी लिक्विड दिस इज कितना, दिस इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है, ऐसा। दिस इज let us suppose P naught B, right? And this is जो है P naught A, और यहां से क्या देख के लग रहा है, इससे हमें देख के लग रहा है कि लिख के क्या लग रहा है ये वो B is more volatile than A because P naught B is more than P naught A, ऐसा। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहां पे ये जितने भी माइन्यूट पॉइंट्स हैं, दे ऑल ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स व्हाट, ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक सोल्यूशन। हर एक पॉइंट एक यूनिक कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट करता है, मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, ये बात मैंने तुम्हें बता के रखी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा है, राइट? ये जो है फर्स्ट, दिस इज मान लो दिस इज ग्राफ 1, दिस इज ग्राफ 2, ठीक है। दिस इज ग्राफ 2, राइट? तो जो ग्राफ 1 है, ग्राफ 1 जो है, यहां पे नहीं लिखता हूं, चलो इसको ऐसे लिख देता हूं। ग्राफ 1 जो है दैट इज लेबल्ड एज, ऊपर वाला ग्राफ जो है दैट इज लेबल्ड एज, ग्राफ में नहीं लिखता हूं बिकॉज यहां पे मुझे कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी, ऐसे लिख देता हूं ग्राफ 1 ग्राफ 2। तो ग्राफ 1 जो है इसके हिसाब से वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P naught A chi A in the liquid phase plus P naught B chi B in the liquid phase, and this represents what, bubble point curve, this represents bubble point curve, ठीक है। एंड ग्राफ 2 जो है यही सेम वेपर प्रेशर फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, यही सेम वेपर प्रेशर 1 upon वेपर प्रेशर इज इक्वल टू chi A in the vapor phase upon P naught A plus chi B in the vapor phase upon P naught B। मतलब इस chi A और इस chi B के लिए जो chi A in the vapor phase होगा वो पड़ेगा, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। सो दिस ग्राफ 2 represents what, this represents a dew point curve, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पे सपोज करो मैंने एक पर्टिकुलर लिक्विड चूज किया, आई सपोज आई चूज अ लिक्विड ऑफ कॉम्पोजिशन, दिस इज द, सपोज करो लिक्विड कॉम्पोजिशन है,
मतलब ये हमारे पास सोल्यूशन है, ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन आई एम चूजिंग, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए अगर मुझसे कहा जाए कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ये बताओ बबल पॉइंट क्या होगा और ड्यू पॉइंट क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अगर मुझसे कहा जाए बबल पॉइंट क्या होगा, तो स्ट्रेट अवे मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहां पे आके ये ऐसा, समझे क्या, और यहां से this like this and wait, for this particular solution ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स प्रेशर एट बबल पॉइंट, मतलब इस वाले प्रेशर पे, इस वाले प्रेशर पे दिस रिप्रेजेंट्स द प्रेशर एट व्हाट, बबल पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन। और वैसे भी हमें पता है एक बार कॉम्पोजिशन, एक बार एक बबल निकल गया फिर वो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, फिर वो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, फिर जैसे ही वो कॉम्पोजिशन चेंज होगा फिर ये वाला सोल्यूशन कहीं और आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन मतलब फिर मतलब क्या, वो शिफ्ट हुआ आगे पीछे। एंड यही सेम सोल्यूशन मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट्स ये वाला प्रेशर एट विच द फर्स्ट बबल इज गेटिंग फॉर्म्ड, एज वेल एज ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हटाता हूं, दिस इज, ये मान लो सेकेंड वाला कर्व ये था, ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे जो प्रेशर आया है, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, द प्रेशर एट ड्यू पॉइंट, ठीक है, राइट। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन यहां पे इन दोनों के बीच का जो फेज है, इस रीजन में, मतलब बिकॉज मैंने वर्टिकल पोर्शन को हैश किया ना, मतलब मैं क्या बता रहा हूं, ये जो बीच का जो रीजन है, बीच के रीजन में क्या होगा, यहां पे इन बिटवीन the curve 1 and 2 liquid and vapor phase coexist simultaneously, ठीक है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, ये वाला जो रीजन है फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, दिस blue region, this indicates what, at this region this indicates P external is more than pressure at bubble point, right। तो इस ब्लू रीजन में क्या होगा, इस ब्लू रीजन में क्या होगा, इस ब्लू रीजन में ओनली लिक्विड एग्जिस्ट, इन दिस ब्लू रीजन ओनली लिक्विड exists, no vapor, right? Whereas if I talk about this particular region for a particular composition, this particular region, इस particular region में क्या है, इस वाले particular region में क्या है, P external is less than pressure at dew point, which means
ओनली वेपर एग्जिस्ट, नो लिक्विड। समझे क्या? राइट। तो आई होप सो ये जो मैंने ग्राफ बताया ये मैंने एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के लिए बताया है, ठीक है, जो मैंने मार्क किया है उसके लिए बताया ये, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, राइट। तो यहां पे तुम क्या कर सकते हो, इसको जो है वीडियो को पॉज करके एक बार, मैंने पूरा समझा दिया तुमको, ये वाला पोर्शन एक बार ना रीड कर लेना, ठीक है। और यहां से जस्ट रीड दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑल्सो। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना, इसको पढ़ने से ना समझ में आए तो जो मैंने समझाया वो देख लेना, स्पेशली लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद मैंने अभी जितना कैलकुलेशन वर्किंग में किया है, अभी बिकॉज टाइम ओवर हो गया है तो एक्चुअली मेरे को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराना था। मैंने अभी पिछले वाले लेक्चर में, इससे पहले जो मैंने वेपर प्रेशर लेक्चर लिए थे, मैंने 8 क्वेश्चन का ई पार्ट सॉल्व करवाया था, एबीसीडी पार्ट नहीं सॉल्व करवाए थे। अभी तुम्हें क्या करना है, इसके एबीसीडी पार्ट सॉल्व करने, ठीक है ना, ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व द एबीसीडी पार्ट्स, ठीक है। ये आज के लेक्चर के बाद ये तुम्हारा काम है, ठीक है। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।